در اونجا میکشه خود مقابل بدونم این امکان نداره این خلاف Nothing can justify terrorism. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इजराइल की पार्लियामेंट में खड़े होकर इंडिया और इजराइल की शेयर्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट और टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात कर रहे थे। सिर्फ 3 दिन बाद यूएस और इजराइल ने ईरान पर मैसिव मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च किए और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतोल्ला अली खैमेनी मारे गए। अब नियरली 4 महीने बाद ईरान ने पीएम मोदी को खैमेनी के स्टेट फ्यूनरल के लिए इन्वाइट किया है। अगर मोदी ईरान जाते हैं तो वॉशिंगटन और जेरूसलम इस विजिट को क्लोजली वॉच करेंगे। अगर नहीं जाते हैं तो तेहरान भी इस सिग्नल को इग्नोर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के सामने सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि फ्यूनरल में कौन जाएगा। असल सवाल ये है कि क्या इंडिया ईरान के साथ अपनी रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सकता है जब उसके क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ईरान की ग्रेटेस्ट एडवर्सरीज हैं। और इस सवाल का जवाब एक फ्यूनरल में नहीं बल्कि एक पोर्ट, एक ऑयल रूट और पाकिस्तान के अराउंड बने इंडिया के स्ट्रेटेजिक मैप में छुपा है। इंडिया और ईरान का कल्चरल रिलेशन सदियों पुराना है। पर्शियन लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और ट्रेड ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर डीप इन्फ्लुएंस छोड़ा है। इंडिपेंडेंट इंडिया और ईरान ने 1950 में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन करी थी, लेकिन कल्चरल कनेक्शन का मतलब कभी भी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं था। कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया नॉन अलाइनमेंट फॉलो कर रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के क्लोज था। शाह के अंडर ईरान अमेरिका का इम्पोर्टेंट रीजनल पार्टनर था और पाकिस्तान के साथ भी उसके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस थे। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान अमेरिका का ओपोनेंट बन गया, लेकिन फिर भी इंडिया और ईरान ऑटोमेटिकली कभी अलाइज नहीं बने। उन्हें एक्चुअली क्लोज लेकर आया अफगानिस्तान। 1990s में तालिबान ने काबुल कैप्चर किया। पाकिस्तान तालिबान को स्ट्रेटेजिक सपोर्ट दे रहा था। इंडिया को डर था कि तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रीच को और एक्सपेंड करेगा। ईरान को तालिबान की एंटी शिया आइडियोलॉजी और पाकिस्तान बैक्ड इन्फ्लुएंस से थ्रेट था, यानी एक सेक्युलर डेमोक्रेसी और एक इस्लामिक रिपब्लिक सडनली एक ही साइड पर थे। दोनों ने ही तालिबान के अगेंस्ट फोर्सेस को सपोर्ट किया। 2001 का तेहरान डिक्लेरेशन और 2003 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इसी स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्जेंस का रिजल्ट था और इसी फेज में इंडिया को ईरान की रियल वैल्यू समझ आई। ईरान सिर्फ ऑयल सप्लायर नहीं था, इंडिया के लिए ईरान पाकिस्तान को बाईपास करने का एक बहुत बड़ा रूट भी था। इंडिया का एक बेसिक ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है। इंडिया अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के क्लोज तो है, लेकिन कोई भी डायरेक्ट लैंड एक्सेस नहीं है। सबसे नेचुरल रूट पाकिस्तान से पास होता है और पाकिस्तान इंडिया को नॉर्मल ओवरलैंड ट्रांजिट एक्सेस देने के लिए कभी भी रेडी नहीं रहा। यानी मैप पर डिस्टेंस तो छोटा है, लेकिन जियोपॉलिटिकली इस रूट का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब ईरान की कोस्ट पर चाबार पोर्ट को देखिए। इंडियन गुड्स शिप से चाबार पहुंच सकते हैं, वहां से रोड और रेल नेटवर्क्स के थ्रू अफगानिस्तान और इवेंचुअली सेंट्रल एशिया तक जा सकते हैं विदाउट इवन एंटरिंग पाकिस्तान। अब इसी के चलते 2016 में एक इंडिया चाबार बेस्ड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन होता है इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच। इंडिया ने इसी रूट से अफगानिस्तान को वीट और ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज भी भेजी हैं। मई 2024 में इंडिया ने चाबार के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल को डेवलप और ऑपरेट करने के लिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लेकिन चाबार पोर्ट की वैल्यू सिर्फ अफगानिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया इसी रूट को सेंट्रल एशिया और वाइडर यूरेशियन मार्केट से कनेक्ट करना चाहता है। इंडिया के पास जहां एक तरफ सेंट्रल एशिया के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, एनर्जी इंटरेस्ट है, ट्रेड पोटेंशियल है, वहीं दूसरी तरफ रिलायबल फिजिकल एक्सेस मिसिंग है। चाबार इंडिया की उस मिसिंग कॉन्टिनेंटल कनेक्शन को कॉम्पनसेट करने का अटेम्प्ट है। लेकिन यहाँ एक स्ट्रेंज कॉन्ट्रडिक्शन को समझिए। पोर्ट ईरान में है, इन्वेस्टमेंट इंडिया का है, रूट पाकिस्तान को बाईपास करता है, लेकिन इंडिया प्रोजेक्ट को लीगली और फाइनेंशियली ऑपरेट कर पाता है या नहीं, इस पर इन्फ्लुएंस हमेशा अमेरिका का रहा है। ईरान कभी इंडिया का मेजर ऑयल सप्लायर हुआ करता था, ज्योग्राफिकली क्लोज, लार्ज रिजर्व्स और इंडियन रिफाइनरीज के लिए कॉमर्शियली यूजफुल क्रूड। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर यूएस सैंक्शंस टाइटन होते गए, नॉर्मल डॉलर पेमेंट्स डिफिकल्ट हो गए, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और शिपिंग फर्म्स ईरानियन ट्रांजैक्शंस से डिस्टेंस मेंटेन करने लगे। इसका इंडिया ने एक सोल्यूशन निकाला। इंडियन रिफाइनर्स ईरानियन ऑयल परचेज करते और ऑयल की पेमेंट्स का एक हिस्सा इंडियन बैंक्स के रुपी अकाउंट में डिपॉजिट होता। ईरान उन रुपीस को इंडिया से मेडिसिन, राइस और दूसरे परमिटेड प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए यूज करता। ईरान इंडिया को ऑयल देता था,
और ऑयल के बदले रुपए से इंडिया का ही सामान खरीदता था, क्योंकि इंडियन रुपी को वो इंटरनेशनल मार्केट में यूज नहीं कर सकता था। इसीलिए मनी कभी बॉर्डर्स क्रॉस करता ही नहीं था। लेकिन ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच कंटिन्यू हो रहा था। एक तरफ सैंक्शंस ने जब नॉर्मल ट्रेड का दरवाजा बंद कर दिया, तो दूसरी तरफ ईरान और इंडिया ने उसके साइड में एक कंट्रोल्ड विंडो बना ली। लेकिन 2018 में अमेरिका ईरान न्यूक्लियर एग्रीमेंट से एग्जिट कर गया और सैंक्शंस को रीइम्पोज कर दिया। टेम्परेरी वेवर एक्सपायर होने के बाद इंडिया ने मई 2019 में ईरानियन ऑयल इंपोर्ट्स बंद कर दिए। अब यहाँ पे पैटर्न समझिए। इंडिया को ईरानियन ऑयल इकोनॉमिकली यूजफुल लग सकता था। ईरान इंडिया को ऑयल बेचने के लिए रेडी हो सकता था, लेकिन ट्रांजैक्शन पॉसिबल होगा या नहीं, इसका फाइनल स्विच वॉशिंगटन के सैंक्शन सिस्टम के पास था। 2026 में टेम्परेरी अमेरिकन वेवर के बाद इंडिया ने सालों के गैप के बाद लिमिटेड ईरानियन क्रूड परचेज दोबारा शुरू की। और ईरान का इंपॉर्टेंस सिर्फ उसके खुद के ऑयल तक लिमिटेड भी नहीं है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लोकेटेड है, एक ऐसा एनर्जी चोक पॉइंट जहां कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई, शिपिंग कॉस्ट और इंडियन इकोनॉमी तक पहुंच सकता है। और इसका इम्पैक्ट अब हम रियल टाइम में देख चुके हैं। यानी इंडिया ईरान से ऑयल परचेज करे या नहीं, ईरान में इंस्टेबिलिटी का बिल इंडिया को फिर भी पे करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। इंडिया और ईरान दोस्त रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन कभी भी ट्रेडिशनल अलाइज नहीं बने। 2005 में इंडिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड एक रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया। तेहरान इससे डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि ईरान को लगता था कि इंडिया यूएसए के प्रेशर में ये स्टैंड ले रहा है। इंडिया का स्टैंड था कि न्यूक्लियर इशू नेगोशिएशंस और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अकॉर्डिंग हैंडल होना चाहिए। फिर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स आए। इंडियन कंपनीज ने ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड में कुछ मेजर वर्क और इन्वेस्टमेंट्स किए, लेकिन डेवलपमेंट राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पर सालों तक डिसएग्रीमेंट चलता रहा। और सितंबर 2024 में खैमने ने इंडिया में माइनॉरिटीज को लेकर कुछ कमेंट्स किए। इंडिया ने ऑफिशियली उन कमेंट्स को मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल कहा। जिस लीडर के कमेंट्स को इंडिया ने पब्लिकली अनएक्सेप्टेबल कहा था, आज उसी लीडर के फ्यूनरल के लिए इंडिया के प्रधानमंत्री को पर्सनली इनवाइट किया गया है। अब इस इक्वेशन में अगर इजराइल को ऐड करें तो इजराइल इंडिया का इंपॉर्टेंट डिफेंस, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनर है। अमेरिका इंडिया के लिए टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन्वेस्टमेंट और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में क्रिटिकल पार्टनर है। यूएई, सऊदी अरेबिया और दूसरे गल्फ कंट्रीज इंडिया के एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इंडियन डायस्पोरा के पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। ईरान इंडिया को जाबार, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और स्ट्रेटेजिक एनर्जी ज्योग्राफी से कनेक्ट करता है। यानी इंडिया के वेस्ट एशिया रिलेशंस एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो मल्टीपल कंपीटिंग रिलेशनशिप्स का नेटवर्क है। यूजुअली इंडिया इन रिलेशनशिप्स को सेपरेट कंपार्टमेंट्स में मैनेज करता है, लेकिन खैमने की डेथ ने ये कंपार्टमेंट्स एक ही फ्रेम में ला दिए। पीएम मोदी ने फरवरी 25 को इजरायली पार्लियामेंट एड्रेस की। फरवरी 28 को यूएस इजरायली स्ट्राइक्स में खैमने मारे गए और अब ईरान चाहता है कि मोदी उनके फ्यूनरल में आए। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल नहीं बल्कि ऑप्टिक्स का बैटलफील्ड है। फॉरेन पॉलिसी में फ्यूनरल डेलीगेशन सिर्फ कंडोलेंस नहीं होती, रिप्रेजेंटेटिव का रैंक उस कंट्री के लिए खुद एक मैसेज होता है। इस सिचुएशन में इंडिया के पास ब्रॉडली 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पीएम मोदी पर्सनली इस फ्यूनरल को अटेंड करें। ये ईरान के लिए स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक जेस्चर होगा। इससे सिग्नल जाएगा कि इंडिया अपनी ईरान पॉलिसी वॉशिंगटन या जेरूसलम के इंस्ट्रक्शंस पर डिटरमिन नहीं करता। लेकिन रीसेंट इजराइल विजिट और खैमनी की डेथ के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इस विजिट की सिंबोलिज्म एक्सट्रीमली सेंसिटिव होगी, इसीलिए पीएम मोदी का पर्सनली अटेंड करना थोड़ा अनलाइकली है। दूसरा ऑप्शन, सीनियर रिप्रेजेंटेटिव भेजा जाए, वाइस प्रेसिडेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या कोई सीनियर कैबिनेट लेवल रिप्रेजेंटेटिव। उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ऑफिशियल फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने तेहरान गए थे, इसीलिए हाई लेवल बट बिलो प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेशन डिप्लोमेटिक कंटिन्यूटी के साथ फिट करेगी। तीसरा ऑप्शन है एम्बेसडर या जूनियर लेवल रिप्रेजेंटेशन। इससे अमेरिका और इजराइल के साथ इमीडिएट डिप्लोमेटिक डिस्कम्फर्ट मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन तेहरान इसे रिलेशनशिप डाउनग्रेड करने के सिग्नल के रूप में भी इंटरप्रेट कर सकता है, स्पेशली जब चाहबार का फ्यूचर, सैंक्शंस और रीजनल कनेक्टिविटी ऑलरेडी अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। मोस्ट बैलेंस्ड ऑप्शन सीनियर रिप्रेजेंटेशन बिलो द प्राइम मिनिस्टर हो सकती है, लेकिन फाइनल डिसीजन सिर्फ प्रोटोकॉल से नहीं, उस वक्त यूएस ईरान टॉक्स, सैंक्शंस, एनवायरनमेंट और रीजनल मिलिट्री सिचुएशन से भी डिटरमिन होगा। अब तक इस वीडियो में हमने समझा कि इंडिया को ईरान की जरूरत क्यों है, लेकिन ये रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं है। ईरान को भी इंडिया की उतनी ही स्ट्रैटेजिक जरूरत है जितनी इंडिया को।
ईरान इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली चाइना और रशिया पर कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। इंडिया एक मैसिव लॉन्ग टर्म एनर्जी मार्केट है। इंडियन फार्मास्यूटिकल्स, फूड प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल गुड्स ईरान के लिए काफी यूजफुल हैं। चाबार को इकोनॉमिकली सक्सेसफुल बनाने के लिए ईरान को इंडियन कार्गो और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और डिप्लोमेटिकली इंडिया ईरान का एक यूनिक और इम्पोर्टेंट पार्टनर है। इसे अगर हम सिंपल लैंग्वेज और एग्जाम्पल्स के साथ समझें तो जैसे इंडिया अमेरिका का पार्टनर तो है बट अमेरिकन अलाई नहीं, इजराइल का पार्टनर है बट ईरान के अगेंस्ट फॉर्मल कोएलिशन का मेंबर नहीं। ईरान के लिए इंडिया एक ऐसा मेजर पावर है जो तेहरान के साथ इंगेज कर सकता है विदाउट अडॉप्टिंग इट्स कंप्लीट आइडियोलॉजी। इंडिया और ईरान के बीच कंप्लीट ट्रस्ट कभी नहीं रहा। जहां एक तरफ ईरान ने कश्मीर और इंडियन माइनॉरिटीज पे कमेंट्स किए, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड इंटरनेशनल रेजोल्यूशंस को सपोर्ट किया। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स सालों तक डिले हुए। अमेरिकन सैंक्शंस ने ऑयल ट्रेड को रोक दिया और इसी दौरान इजराइल के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कंटिन्यूअसली डीपन होती गई। फिर भी इंडिया ने ईरान के साथ रिलेशनशिप्स कभी खत्म नहीं किए, क्योंकि गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं, सैंक्शंस आते रहते हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं, बट मैप्स डू नॉट मूव। पाकिस्तान इंडिया को लैंड एक्सेस डिनाई कर सकता है, अमेरिका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इजराइल ईरान को अपना ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट कंसीडर कर सकता है, लेकिन चाबार अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए खैमनी के फ्यूनरल में इंडिया की तरफ से कौन जाता है वो एक डिप्लोमेटिक हेडलाइन जरूर होगी, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया ईरान को चूज करता है या इजराइल को। असली सवाल ये है कि क्या इंडिया अपने कंपीटिंग पार्टनर्स के बीच अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग स्पेस प्रिजर्व कर सकता है या नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब हर कंट्री से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना नहीं होता। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है हर रिलेशनशिप में इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के लिए इनफ स्पेस प्रिजर्व करना। इंडिया को ईरान पर कंप्लीटली ट्रस्ट करना जरूरी नहीं, इंडिया को ईरान के हर इशू पर एग्री करना जरूरी नहीं, लेकिन इंडिया ईरान को इग्नोर करना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ईरान इंडिया का फॉर्मल अलाई हो या ना हो, वो इंडिया की कनेक्टिविटी, एनर्जी सिक्योरिटी और कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटेजी के बीच परमानेंटली लोकेटेड है। तो आज की इस जियोपॉलिटिकल केस स्टडी को हम एक थॉट और आपके लिए एक सवाल के साथ एंड करते हैं। कंट्रीज अपने पार्टनर्स बदल सकती हैं, अपनी ज्योग्राफी नहीं। जियोपॉलिटिक्स में रिलेशनशिप्स बदल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी कभी नेगोशिएट नहीं होती। और सवाल ये है कि खैमेनी के फ्यूनरल में इंडिया को पीएम लेवल प्रेजेंस दिखानी चाहिए या अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए सीनियर रिप्रेजेंटेटिव भेजना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर्स को हेडलाइंस के आगे फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।